आरुषि, व्हाट्स अप? बस वेकेशन प्लानिंग। फिर से? मेरी सुनो, तुम भी टिकट्स करवा लो एंड इंडिगो इज द वे टू गो। पर क्यों? अरे मैंने इंडिगो का स्टॉक खरीदा है, तो अगर टिकट सेल्स इंक्रीज होगा तो मेरे स्टॉक को तो फायदा होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे फ्यूल प्राइसेस हो गए, करेंसी एक्सचेंज रेट्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर इवन इन्फ्लेशन। अरे वाह, लगता है तुम भी सीरियस इन्वेस्टर बन गए हो। मुझे भी सिखा दो थोड़ा। सीरियस इन्वेस्टर तो हूँ, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। उफ, अब मैं एक्सपर्ट कहाँ से लाऊं? ओहो, अब तुम्हारे लिए मैं एक्सपर्ट भी ले आती हूँ। ग्रो की नई सीरीज ग्रो टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ आप मिलेंगे इक्विटी रिसर्च एक्सपर्ट से, जिनसे आपको मिलेंगी डिटेल इंसाइट्स और एनालिसिस। आज की स्पॉटलाइट पे है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी कि इंडिगो। चलिए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। Hi everyone, my name is Jinesh Joshi and I'm a lead analyst with Prabhudas Leeladhar. मैं तकरीबन पिछले 15 सालों से स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में शायद सिर्फ इंडिगो ही प्रॉफिटेबल एयरलाइन है और दुनिया में भी टॉप प्रॉफिटेबल एयरलाइंस में से एक है। लेकिन एक कहावत है, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो $1 बिलियन इन्वेस्ट करके एयरलाइन खोल लो और आप जल्दी मिलियनर बन जाओगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी लॉस मेकिंग क्यों है? See, honestly, airline is a very difficult business to operate in. You are at mercy of the crude prices, जो काफ़ी unpredictable होती है. Beyond that, exchange rate भी काफ़ी unpredictable होता है. And then you have lease rentals, जो आपका outgo fixed nature का होता है. And the industry lacks pricing power. अभी का सिचुएशन काफ़ी अलग है वेयर द मार्केट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ डुओपोली बिटवीन इंडिगो एंड द टाटास. बट अगर आप प्री कोविड का एरा देखें तो इंडिगो का भी जो यील्ड है दैट वाज बिटवीन 3.5 to 4. सो अगर मैं फ्यूल कॉस्ट की बात करूं सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन ऑफ इंडिगो. और जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें देर आर लॉट मेनी मूविंग फैक्टर्स ऑन विच यू हैव नो कंट्रोल. और आप कितना एफिशिएंटली ये कॉस्ट को मैनेज करते हैं, that will determine whether you will make money or not. इसमें दो क्वेश्चंस है। पहला, टेलीकॉम सेक्टर से एग्जांपल लेते हुए क्या आपको लगता है कि यहाँ भी टेलीकॉम सेक्टर जैसे डुओपोली नहीं होगी? दूसरा, आपने कहा कि इंडस्ट्री में इतनी अनसर्टेनिटी है, फिर भी इंडिगो दुनिया की टॉप एयरलाइंस में से एक कैसे बन गई? इंडिया में 60% मार्केट शेयर है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट अर्न किया है। श्योर. सो जैसे मैंने बताया कि इट्स अ डुओपोली मार्केट. इंडिगो 60% मार्केट शेयर, टाटाज विथ अबाउट 25-30% मार्केट शेयर. अभी क्या हुआ है कि काफ़ी मार्केट इन्होंने कॉर्नर करके रखा हुआ है. सो मुझे लग रहा है कि ये जो डुओपोली वाली सिचुएशन है ना, दैट माइट कंटिन्यू. यू माइट हैव सम न्यू प्लेयर्स कम थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, वेरी रिसेंटली शंख एयर इज अ न्यू एयरलाइन विच इज अबाउट टू स्टार्ट ऑपरेशंस. एयर केरला माइट स्टार्ट ऑपरेशंस. But this also happened in the past. So you had Go Air, then it went bankrupt. You had Jet Airways which went bankrupt. You had Kingfisher. They had their own reasons as to why they went bankrupt. But अभी का जो situation है, मुझे लग रहा है कि this duopoly might exist. There might be newer players which might come through. But given the market positioning of these two players, I think they are set to rule the airline industry in India. Now just to answer your second question now, Indigo profitable क्यों है? सी बेसिकली देखा जाए तो इसमें जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड हाउ एफिशिएंटली यू मैनेज दीज कॉस्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं इंडिगो की बात करूं और अगर आप उनका फ्लीट साइज देखें, देर इज़ अ होमोजेनिटी इन्वॉल्व इन टू इट. वो एयरबस के सारे प्लेन्स रखते हैं जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है. एंड देन देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो in terms of keeping the overall costs under control, be it the employee salary or not, having the flights fly on time, having reduced cancellation rates. तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं which is enabled Indigo to be profitable. And I think एक और रीज़न जो है जहाँ पे आपने एक शार्प सर्ज देखा इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी में, स्पेशली पोस्ट कोविड, इज़ बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड प्राइसिंग पावर. तो आई थिंक ये cost efficiency and improved pricing power post COVID has enabled Indigo to kind of be a 8,000 to 10,000 crore PAT company right now. आपने बताया कि इंडिगो एफिशिएंटली कॉस्ट मैनेज करता है, कैंसलेशन रेट्स कम है और फ्लीट में भी यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन ये सब इंडिगो कैसे करता है? अगर इंडिगो का अभी करंट ऑर्डर बुक देखें, सो दे हैव अबाउट 1,000 outstanding aircrafts which are about to be delivered.
500 का ऑर्डर इन्होंने अभी दिया एयरबस को, बट उनके उसके पहले भी उनके अप्रॉक्सीमेटली 480 से 500 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर पेंडिंग थे विद एयरबस ओनली. So choosing one aircraft company to give you all the aircrafts, maintaining the homogeneity is a conscious decision which they took, which is benefiting them. और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की भी बात करूँ, सी इंडिगो इज़ अ लो कॉस्ट एयरलाइन. बिजनेस क्लास सर्विस वो अभी लॉन्च कर रहा है, तो बिजनेस क्लास में ऑब्वियसली यू विल हैव प्रीमियम सर्विसेज विच नीड टू बी चार्ज्ड. तो वो लो कॉस्ट कैरियर है, तो वो एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है. प्लस इट्स अ नो फ्रिल एयरलाइन. आप देखो कि एक एयरलाइन को आप जब भी यू फ्लाई एन एयरलाइन, जितना आपका बैगेज कम होगा आपकी इंप्रूव हो जाएगी. सो अगर आप इंडिगो में जाते हो, यू डोंट गेट अ बॉटल्ड वाटर, राइट, यू गेट इट इन अ ग्लास, राइट. सो मतलब वो टाइप की जो थिंकिंग मैं बोलूँ कि आप माइक्रो मैनेज करते हो एवरी कॉस्ट लाइन आइटम, विच एनेबल्स इट टू बी लाइक अ रियली जेम इन दी एयरलाइन स्पेस. इंडिगो सेल एंड लीजबैक मॉडल यूज करता है, जो उसकी सक्सेस का एक मेन रीजन है. क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मॉडल है क्या और कैसे काम करते हैं? देखिए, सेल एंड लीजबैक मॉडल में क्या होता है, टिपिकली यू डू नॉट ओन दी एयरक्राफ्ट्स. इसमें आपका कैपिटल कमिटमेंट नहीं होता है. सो यू प्लेस एन ऑर्डर विद एयरबस. सो जैसे मैंने अभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर किया, दे हैव अप्रॉक्सीमेटली 1000 एयरक्राफ्ट्स in terms of outstanding order book. So you place an order with Airbus. Once the delivery comes to you, what you do is that you immediately sell it to a lessor and lease it back from him. तो इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है, बिकॉज यू आर प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर विद एयरबस, आपको जो लिस्ट प्राइस होती है उस पर सब्सटैंशियल डिस्काउंट मिलता है to kind of procure the aircraft. You sell it at a slightly higher price to the lessor. You garner a sale and lease back gain, and then you also have the aircraft to use for yourself. तो ये एडवांटेज वो लेसर्स को नहीं होता, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैंडविथ टू प्लेस सच बल्क ऑर्डर्स. तो ये ही एक एयरलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो आप बल्कि और चंकी ऑर्डर्स देते हो, you get a discount and you make a sale and lease back gain. So this is how the entire model functions. ठीक है, फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q1 में इंडिगो की रेवेन्यू में 18 to 20% ग्रोथ हुई है. रेवेन्यू लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जो बहुत बड़ा नंबर है. इस ग्रोथ के 3 स्पेसिफिक रीजंस क्या हैं और क्या ये ग्रोथ रेट फ्यूचर में सस्टेनेबल है? So देखिए, बेसिकली द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन योर कैपेसिटी. सो अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो उन्होंने FY25 का गाइडेंस दिया है कि दे विल इंडक्ट 1 प्लेन ईच वीक, राइट. सो आपकी कैपेसिटी वहाँ से आती है, एंड डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन द करंट एनवायरनमेंट यील्ड्स आर सपोर्टिव. सो अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करूं, लास्ट 3 साल में इंडिगो के यील्ड्स कंटिन्यूसली 5 रुपीज़ एंड अबव रहे हैं. सो आपका प्राइसिंग पावर इंटैक्ट है और आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है. दैट इज़ हेल्पिंग यू टू ग्रो एट अ वेरी रैपिड पेस. हालांकि यहाँ पे थोड़े हिंड्रेंसेज हैं इन टर्म्स ऑफ हायर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स विच आर बीइंग ग्राउंडेड ड्यू टू प्रैट एंड विटनी इंजन इशू, बट उन्होंने वेट लीज लेके उसको भी कंपेंसेट किया है, विच इज़ एनेबलिंग देम टू ग्रो एट अ फास्टर पेस. सो दैट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर अ हेल्दी ग्रोथ इन 1Q. पहले इंडिगो कॉस्ट कंट्रोल में एक्सपर्ट था, लेकिन अब जब वो बिजनेस क्लास या इंटरनेशनल रूट्स पे फोकस कर रहा है तो एक्सचेंज रेट्स और कॉस्ट जैसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होंगे. तो क्या लो कॉस्ट से प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाना सही है? क्या इंडिगो इस चैलेंज के लिए तैयार है? सो देखिए, आपका जो प्रीमियमाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स इट. उन्होंने अभी ये बिजनेस क्लास सर्विस सिर्फ 10 या 12 रूट्स पे लॉन्च किया है. सो दे आर नॉट गोइंग ऑल आउट. ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो टेस्टिंग द वाटर्स, बिकॉज हिस्टोरिकली उनका जो DNA रहा है, इट is to operate in the low cost space. So we need to see as to how they progress over here. We'll get to know the results very soon. And as far as आपका जो क्वेश्चन इंटरनेशनल मार्केट्स को लेके है, आई थिंक द वे टू थिंक इज कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जैसे मैंने बताया कि उनका 60% मार्केट शेयर है, डुओपली है, करेक्ट. टाटा से मार्केट शेयर लेना टफ है. अकासा इज अ वेल फंडेड एयरलाइन. स्पाइस जेट, वी नो दैट इट विल नेवर गो डिफंक्ट, राइट. तो डोमेस्टिक मार्केट्स में फर्दर मार्केट शेयर गेन करने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं. प्लस मैंने बताया कि देयर आर न्यू एयरलाइंस विच माइट कम अप लाइक शंख एयर एक्सेट्रा. सो इंटरनेशनल मार्केट्स गिव्स यू अ नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड. तो उनका गाइडेंस है कि द इंटरनेशनल ASKM शेयर विल बी 30% इन द नियर टर्म. सो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू अप्रोच गिवन हाउ द कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स हैव इवॉल्व्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट्स. आपने लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में अगले 2 से 3 साल के लिए 16 to 17% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है. इस ग्रोथ रेट के पीछे क्या रीजनिंग है? देखिए, ग्रोथ इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन कैपेसिटी एडिशन. सो अभी इंडिगो की अगर मैं फ्लीट साइज की बात करूँ, सो दे हैव अबाउट
360 to 380 odd planes. In FY25, they are expecting to induct 52 planes. So one plane each week. तो organic growth आपकी वहाँ से आ रही है. Beyond that, जैसे मैंने बताया कि pricing power is better, so yields will be in that 5 rupee band. So that will definitely help you to drive growth. So ये एक major factor है क्योंकि capacity is the most important factor in determining growth, and there we know that okay, fleet induction will help, and the second factor is pricing. There too we have the confidence. So I think कि उनकी growth even 25 and beyond should be equally strong. आपने सप्लाई साइड के बारे में बताया, लेकिन डिमांड साइड का क्या डिमांड भी 16 to 20% ग्रोथ के लिए रेडी है? सी अगर मैं डिमांड की बात करूं तो द डोमेस्टिक एविएशन मार्केट जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग ईच ईयर. न्यू एयरपोर्ट्स आर अबाउट टू कम अप. सो इंडिया में अभी तकरीबन 150 से 170 एयरपोर्ट्स होंगे जो ओवर द नेक्स्ट 5 years आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मीनिंगफुली. सो ऑब्वियसली इफ द एयरपोर्ट्स इंक्रीज, द नंबर ऑफ पीपल हु फ्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड ऑल्सो द फैक्ट that Indigo currently has about 1000 aircrafts in terms of outstanding order book. और currently अगर आपका order book 360 से 380 है, it gives you an indication that what kind of demand is anticipated over the period of say next 5 to 7 years. So in terms of demand environment also, I feel that the aviation traffic is set to grow from here on, given infrastructure development pan India basis पे जो level पे हो रही है. इस इंडस्ट्री के मैट्रिक्स थोड़े अलग होते हैं, जैसे आस्क, कास्क, रास्क, जो कॉमन लोगों को शायद नहीं पता होते. क्या आप इन इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक्स को समझा सकते हैं, खासकर कि एयरलाइन इंडस्ट्री में इनका क्या मतलब होता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ASKM है, विच मीन्स अवेलेबल सीट किलोमीटर्स. नाउ इन वेरी सिंपल वर्ड्स, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लेन है और उसके अंदर 100 सीट्स हैं, एंड इफ़ यू फ्लाई फॉर से 100 किलोमीटर्स, आपका जो टोटल ASKM है, अवेलेबल सीट किलोमीटर्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10,000. तो ये आपकी कैपेसिटी होगी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड दिस कैपेसिटी विल डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फ्लीट्स यू हैव, टिल व्हाट टाइम दैट फ्लीट इज़ इन द एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकेंड पार्ट इज ऑक्यूपेंसी या लोड फैक्टर. सो ये 100 सीट्स में से फॉर एग्जाम्पल आई एम एबल टू सेल 80 सीट्स, तो माई लोड फैक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 80%. सो लोड फैक्टर और ASKM बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. एंड देन यू हैव रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स. सेम एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया कि 10,000 अगर आपका ASKM है और 80% आपका लोड फैक्टर है, तो योर रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 8,000. मतलब इतने किलोमीटर्स जो ट्रैवल हो रहा है, दैट इज़ रेवेन्यू जनरेटिंग फॉर मी, बिकॉज पैसेंजर्स आर पेइंग फॉर दैट मच, बिकॉज 80% हमारा लोड फैक्टर है. तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यील्ड. यील्ड इज इफेक्टिवली द प्राइस अ कस्टमर पेज फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर इन द एयरलाइन, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 5 रुपीज़ के आसपास है. और जो आपने कास्ट का क्वेश्चन पूछा, तो इसमें क्या है, यूनिट कॉस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो एनी कॉस्ट, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्यूल की बात कर लूँ, तो अगर मैं फ्यूल को टोटल अवेलेबल सीट किलोमीटर्स से डिवाइड करूँगा तो मुझे फ्यूल कास्ट मिल जाएगा. सिमिलरली एनी कॉस्ट यू डिवाइड बाय द टोटल कैपेसिटी, यू गेट द यूनिट कॉस्ट. और यूनिट कॉस्ट इसमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेट प्रोफाइल की बात करें तो आपका कहना है इंडिगो एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो करता है, एयरक्राफ्ट को लीज करते हैं, इसलिए रियल डेट नहीं है. लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज़ है 40,000 करोड़ रुपए एंड सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ है सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए. करंट लीज लाइबिलिटीज़ 12,000 करोड़ रुपए हैं और लिक्विड एसेट्स 17,000 करोड़ रुपए. तो ओवरऑल लीज लाइबिलिटीज़ काफ़ी हाई है, कैश बैलेंस सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए है. ये डेट तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज़ एक कमिटमेंट है. क्या आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? आप जो भी लीज रेंट पे करते हो वो आपके P&L के थ्रू एक्सपेंस आउट हो जाता था. But after FY20, due to certain changes in accounting standard, these rentals, because these are typically long-term lease rentals, have to be capitalized on the balance sheet. See, in nutshell, this is an accounting entry. Effectively, वो debt नहीं है, loosely speaking. But yes, इसमें क्या होता है कि आपके जो 4-5 साल की जो लीज लाइबिलिटीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो ऑन द बैलेंस शीट. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर. अगर आप इंडिगो की एग्जैक्ट डेट देखोगे, इट इज़ वेरी लो. इनफैक्ट इज अ नेट कैश बैलेंस शीट कंपनी है. तो आई थिंक दैट इज़ द वे टू लुक एट इट कि ये कमिटमेंट है, बट दीज आर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स फॉर अबाउट से 4-5 years इन नेचर, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप उसको कैपिटलाइज करते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट्स जैसे प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास में जाना, क्या ये इंडिगो के DNA से अलग नहीं है?
क्या ये कतार, एमिरेट्स जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड से कम्पीट कर पाएगा जो बिजनेस क्लास में पायनियर्स है? तो इंडिगो इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेगा? सी देखिए, इंडिगो का अगर मैं इंटरनेशनल एएसकेएम की बात करूं, विच इज़ देयर कैपेसिटी इन इंटरनेशनल मार्केट्स, वो करंटली अभी 24-25% के आसपास है एंड दे प्लान टू टेक दिस टू अबाउट 30%। और जहां तक मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं कि जहां पे इंडियन कैरियर्स आर ऑपरेटिंग इन फॉरेन मार्केट्स, ओके, तो वो वाला जो मार्केट है वो भी सिग्निफिकेंटली अंडर पेनिट्रेटेड है। तो अगर मैं वाइड बॉडी प्लेन्स की बात करूं जिसमें ट्विन आइल्स होते हैं, दे टिपिकली प्लाई फॉर लॉन्गर रूट, वो वाला जो काउंट है वो अभी खाली 70 है इंडिया में। सो यू हैव सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेशन ओवर देयर एंड आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज क्वाइट बिग। So I think Indigo will really do well given that it has a early mover advantage into the international markets. इंडिगो का रास्क 5.4 है जो पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जिनको एक इन्वेस्टर मॉनिटर कर सकता है ताकि देख सके कि यील्ड्स पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रहेंगे? क्योंकि यील्ड्स मार्जिन्स की तरह है, जितने ज़्यादा होंगे एयरलाइन उतनी ही प्रॉफिटेबल होगी। तो आपके पास जैसे जैसे प्राइसिंग पावर आता है, योर यील्ड्स काइंड ऑफ इम्प्रूव, वो इम्प्रूवमेंट हमको दिख रही है। सो दैट शुड बेनिफिट देम बिग टाइम। और जैसे जैसे अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थोड़े ईज आउट होंगे, मे बी देयर विल बी सम प्रेशर ऑन यील्ड्स, बट हमने जो फाइंडिंग्स करी है वेयर बाय वी वर एबल टू फिगर आउट दैट out of total routes that Indigo operates in, which is about 800 to 840 odd, roughly 60% routes pay, it is the only airline which is operating. So you are a monopoly in those routes where your pricing power is significantly better. So again, that is something which can definitely benefit them. क्या बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम क्या है? ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। जो भी इंडिया के अंडर सर्व्ड मार्केट्स हैं, the government plans to connect these markets by creating the necessary infrastructure. So tier 3, tier 4 markets में you create airports, you try to connect these cities via this scheme. There is some viability gap funding which the government provides so as to ensure that the airline doesn't have to take a lot of losses if they operate on these underserved routes. ठीक है, इस स्कीम में इंडिगो के लिए अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, राइट? इस स्कीम के बाद हम रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? श्योर, ये थोड़ा नंबर्स पे यहाँ पे बात करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज उड़ान में कहाँ कहाँ पे न्यू एयरपोर्ट्स आ रही है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो कहना मुश्किल है। दूसरा ये है कि ये अंडर सर्व्ड मार्केट्स हैं, तो अंडर सर्व्ड मार्केट्स में आपका अपॉर्चुनिटी पाई बहुत बड़ा नहीं होता। सो अगर आप इंडिया के टॉप 10 डोमेस्टिक रूट्स का बात करें, विच कुड बी आइदर बी मुंबई दिल्ली, मुंबई चेन्नई, मुंबई बैंगलोर, तो आपको वहाँ पे जो यील्ड और ट्रैफिक मिलेगा वो आपको उड़ान रूट्स में नहीं मिलने वाला है। सो दीज आर टिपिकली लो ऑक्यूपेंसी रूट्स होंगे, यू मे नॉट बी एबल टू मेक मनी, बट एटलीस्ट you provide an opportunity to connect. So over a period of time, you might see that these routes would eventually pick up and some of them may even turn profitable. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंडिगो की सक्सेस के पीछे क्या रीजंस है। बेसिकली इंडिगो कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने में एक्सपर्ट है। व्हाट वर्क्स फॉर देम इज उनका सेल एंड लीज बैक मॉडल। बेसिकली वो एयरबस से बल्क में एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, फिर उन्हें लीज कर देते हैं। वही प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंडिगो का फोकस डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ करना है और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी का टारगेट क्या है? इंटरनेशनल ASKM शेयर को 30% तक ले जाना। प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए स्कोप काफ़ी है। उड़ान स्कीम से भी इंडिगो को फायदा हो सकता है क्योंकि वो रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। लेकिन हाँ, रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इंडिगो कैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन हाँ, अभी तक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कौन सी स्टॉक में डीप डाइव करें, हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.